वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम सिटीजन हेल्थ टीम अंडर एकेडमिया IAPSM। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास बीमारी की, जिसको कई लोग ये जानते भी नहीं हैं कि ये बीमारी है। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं या बहुत कम नॉलेज है, और इस बीमारी के लिए आज नॉलेज हमें देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर प्रोफेसर चितरंजन रॉय। ये प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के दरभंगा मेडिकल कॉलेज बिहार के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस शो पे। धन्यवाद। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज हम बात करने वाले हैं रेबीज की, मुझे पक्का यकीन है कि आप में से कई लोगों को अभी तक नहीं पता होगा कि रेबीज क्या चीज है, क्या बीमारी है, कैसे होती है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितनी खतरनाक है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब जो हमें बताएंगे कि ये बीमारी क्या है। सर, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रेबीज है क्या? एक्चुअली ऐसा है कि रेबीज बीमारी जानवरों में होती है, खास करके गर्म खून वाले जानवरों में, जैसे कुत्ते, बिल्ली, शियार, बंदर और अन्य जंगली जानवरों में बीमारी होती है। और चूंकि कुत्ते बिल्लियां हमारे साथ हम उनको पालते हैं, तो उनसे अधिकांशतया मतलब कि 100 में 99% वो हमें कुत्ते काटने से होती है, कुत्ते के संपर्क में आने से होती है। उनके नोचने से, उनके खरोचने से, उनके लार लग जाने से ये बीमारी आदमी में फैल जाती है। ये बीमारी जानवर की है और फैल जाती है, हमारे तक आ जाती है। और जब हमारे पास आती है तो हमारे पास इसका बचाव ही एक उपाय है। बीमारी जब हो जाए तब बचाव का कोई उपाय नहीं है। यह 100% घातक बीमारी है। तो इस बीमारी को लोग नहीं समझते हैं, और जानवरों के काटने के बाद अब तो बहुत सारे लोग अस्पताल में जाकर इसका प्रबंधन कराते हैं, इसका इलाज कराते हैं, लेकिन अभी भी अज्ञानता है और लोग इसकी भयावहता, सीरियसनेस कितना भयंकर है ये, इसको नहीं समझते हैं, इससे भय नहीं खाते हैं और झाड़ फूंक के चक्कर में चले जाते हैं पूरे देश में, हमारे देश में। और जिसके चलते हम हजारों लोगों की जान चली जाती है। इसीलिए इस बीमारी की जागरूकता, अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है। और रेबीज नियंत्रण का कार्यक्रम तो चालू हुआ है सरकार की तरफ से, परंतु इस पहलू पर कार्यक्रम नहीं के बराबर है, जागरूकता नहीं फैलाई गई है, जिसके चलते बहुत सारे लोगों को जानवरों के काटने, खासकर कुत्ते के काटने, बिल्ली के काटने, गिदड़ सियार के काटने, बंदर के काटने या अन्य जंगली जानवरों या पालतू जानवरों के काटने पर वो टीका नहीं लेते हैं, अस्पताल नहीं जाते हैं, जो प्रबंधन है, जो इलाज है, जो चिकित्सा है वो नहीं करवाते हैं, और जिसके चलते वो मौत के शिकार हो जाते हैं। तो इतनी भयावह बीमारी है, और इसके लिए आज आपने जो एक कार्यक्रम रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दिलचस्प है। सर, तो हर जानवर, मतलब कोई भी जानवर जो पालतू हैं, घर में पेट्स हैं, या किसी भी जानवर के काटने से होगा, या कोई स्पेसिफिक निशानी है जिन कुत्तों के मुंह से लार गिर रही है या ऐसे? ऐसा मैंने पहले आपको बताया कि 99% चूंकि हम लोगों के घर में हम लोग कुत्ते रखते हैं, और बाहर में भी हमारे यहाँ कुत्तों को नियंत्रित करने का कोई विशेष ठोस कार्यक्रम नहीं है। ऐसे कुछ जगहों पर तो कुछ कार्यक्रम चलते भी है, लेकिन मैंने कहा ठोस कोई कार्यक्रम नहीं है। जिसके चलते क्या है कि हमारे सड़कों पर, हमारे देश के सड़कों पर अनियंत्रित रूप से कुत्ते घूमते रहते हैं, और न उन्हें कोई टीका है, न उनका कोई देखने वाला है। म्युनिसिपैलिटी वाले कभी कभी पकड़ के ले जाते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन कुत्तों में ये बीमारी के रोकथाम के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। जिसके चलते कुत्तों से ये ज्यादा बीमारी हो रही है। और कुत्ते के बाद बिल्लियां भी हमारे घर में आती हैं, बंदर भी हमारे जहां जाएंगे, हमारे यहाँ पेड़ पौधे अधिक हैं, बंदर भी वहां रहती है, खासकर धार्मिक स्थलों पर, तो बंदरों से के काटने से भी हो जाती है बीमारी। तो इस तरह से देखा जाता है कि ऐसे तो सभी गर्म खून वाले जानवर इस बीमारी के संक्रमित हो सकते हैं, और जब वो संक्रमित हो गए
तो हमें ये बीमारी वो फैला सकते हैं। इसीलिए ये बीमारी अगर आप पूछती हैं मैडम कि किस जानवर के काटने से होती है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि मुख्यतया 99% 99% कुत्ते के काटने से होती है। चूंकि कुत्ते की संख्या बहुत अधिक है, कोई नियंत्रण नहीं है। उसके बाद बिल्लियां आती हैं, और उसके बाद अन्य जंगली जानवर जो हमारे गांवों में, हमारे देहातों में, हमारे खेतों में रहते हैं, जैसे कि सियार सबसे ज्यादा कॉमन है। और भी कोई जैसे जहां पर हमारा अन्य वन्य जीव है, उनके काटने से भी हो सकता है। जो भी अन्य वन्य जीव है, उनके काटने से भी हो सकता है। तो खास करके वन्य जीवों से खतरा अधिक है, इसलिए कि वो लोग इस बीमारी को के कैरियर है, मतलब कि उन लोगों के पास, वैसे जानवरों के पास ये बीमारी रहती है और वो हमको फैला सकती है, जैसे कि जकड़ है। तो लेकिन कुत्तों में ये खुदा न खास्ता किसी को ऐसा कोई जानवर काट लेता है, तो सबसे पहला बचाव किस तरह से करना चाहिए? सबसे पहले मैडम इसमें जो है, सभी को इस बात के लिए जागरूक होना होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी को इसकी जानकारी रहनी चाहिए। हम लोगों ने तो सुझाव दिया है कि बच्चों के, चूंकि बच्चों में ये बीमारियां, बच्चे को प्रवृत्ति रहती है कुत्तों के साथ खेलने की, तो कुत्ते को देखते हैं तो बच्चे उनको छेड़ते भी हैं, उनसे खेलना भी चाहते हैं। तो सबसे पहले चीज जो मैडम मैं आज आपको लोगों को भी ये जागरूक करना चाहूंगा कि जो ही अगर कुत्ता काट ले, खरोच ले, लार लगा दे, तो बहते हुए पानी से, जहां भी तुरंत पानी मिले तो पानी से लार को धोना चाहिए, घाव को धोना चाहिए। जितना तेजी से बहता हुआ पानी मिले तो उनको धोइए। और अगर साबुन वहां उपलब्ध हो तो अविलंब साबुन या कोई भी डिटर्जेंट, कोई भी सर्फ है या कोई भी तरह का जो सोडा है या कुछ भी है, जो भी उपलब्ध हो, उससे तुरंत साफ करनी चाहिए घाव को। और उसके बाद तुरंत अगर घर में कोई एंटीसेप्टिक उपलब्ध है किसी तरह का, जैसे कि हर घर में आजकल डिटॉल है, आयोडीन है, तो बेटाडीन जिसको कहते हैं, बेटाडीन के नाम से सारे लोग जानते हैं, तो वो उसमें लगा दीजिए। अगर नहीं उपलब्ध है तो पानी के नजदीक तुरंत जाए और पानी से घाव को धो दे। तो सर आपके कहने का मतलब है कि अगर घाव ऐसे काट लेता है कोई भी जानवर, जंगली जानवर अगर काट लेता है, तो उसको पट्टी से ना बांध के हम उसको अच्छे से पानी से धोएं, और तब तक धोएं जब तक वो साफ ना लगे हमें, है ना सर? और उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना जरूरी। हम लोगों ने एक क्राइटेरिया बना रखा है मैडम कि उस घाव को लगभग या कम से कम 10 मिनट तक जरूर बहते हुए पानी, 10 मिनट तक बहते हुए पानी से धोना है। तो घाव हो, मतलब घाव अगर आपको दिखाई नहीं भी पड़ता हो, लार भी लग गया हो, खरोच भी हो, संपर्क भी हुआ हो, तो उस घाव को, उस जगह को पूरी अच्छी तरह से 10 मिनट तक बहते हुए पानी से, साबुन से धोएं और एंटीसेप्टिक लगाएं। ये कोई जरूरी नहीं कि घाव बहुत गहरी घाव हो। अगर आपको खरोच भी लगा हो तो खरोच तो लगा है, ऐसा कह करके हम उसको नजरअंदाज नहीं करें मैडम। अच्छा। और सर अगर मान लीजिए किसी को ये हो गया, और तो अभी भी लोग डरते हैं कि पेट में, जैसा कि बातें हैं कि पेट में 14 इंजेक्शन लगते हैं, तो इतना साइंस एडवांस हो गया है, अभी भी 14 इंजेक्शन लग रहे हैं या अब सिर्फ 1-2 इंजेक्शन से काम हो जाता है और इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? आज से 15-16 वर्ष पहले 2004 तक हमारे देश में भी पेट में सुई लगती थी, और इस सुई के बारे में सभी लोग जानते हैं, जो कि 20-25 साल के कम से कम है। 25 साल का जो नौजवान है वो बोलता है कि बच्चे में हमें भी पेट में सुई लगी है। इतना कॉमन हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग जानवरों को मारना नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ भी जानवरों की सुरक्षा के लिए एनिमल वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है, और मैडम मेनका गांधी उसमें अग्रगणी है, सब लोग जानते हैं हमारे देश में। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम किसी जानवर को मार दें। तो जानवरों को काटना आम बात है हमारे यहाँ,
बहुत ज्यादा पूरे देश में हम लाखों लाख लोग प्रतिदिन टीका लगाते हैं। लेकिन बहुत खुशी की बात है मैडम कि अब 2004 के बाद में 4 के बाद से जब से हमें 12 में लगने वाली सुई उपलब्ध हो गई है, हमारे देश में वो सुई उपलब्ध है, हमारे देश में सुई बन रही है, तब से वैक्सीन उसको कहते हैं, तब से पेट की सुई बंद हो गई। और 2004 में स्वतः संज्ञान लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी और तब से यह सुई नहीं लगाई जाती है, क्योंकि वो बड़ा कष्टकर हुआ करता था। और मैंने तो लाखों लोगों को वो सुई लगवाई है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट में मैडम। हमारी जो सामाजिक एवं निवारक औषधि विभाग है उसमें मैंने वो सुई 1980 से 2004 24 वर्षों तक वो सुई मैंने लगवाई है और लाखों लोग को लगवाई है और तरह तरह के उसमें विपदाएं लोगों को झेलते हुए देखी हैं। यहाँ तक देखा है हमने कि सुई लेने से भी लोग गुजर गए हैं सुई। जी हाँ, हम लोग समझ सकते हैं कि कितना कष्टकर होता होगा वो पेट में सुई लगवाना, लेकिन अच्छा है कि आप बता रहे हैं कि सिर्फ बाजू में इंजेक्शन लगते हैं और उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसलिए लोगों को जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि ऐसा कुछ इंसिडेंट होने के मैं एक बात आपके और श्रोता के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जिस तरह से यह बीमारी को मैंने बताया कि 100% घातक है, फटल है, घातक मतलब प्राण ले सकता है, तो उसी तरह से अगर आप जाकर के वैक्सीन लगवा लेते हैं सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पतालों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी जगह यह मुफ्त उपलब्ध है। मेडिकल कॉलेज में अधिकांशतया ये प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट में लगाया जाता है और ये सुई अब निजी अस्पतालों में, निजी क्लिनिक में भी उपलब्ध है और वहां आप चाहे तो लगा सकते हैं। अच्छा सर, अगर ऐसा हो कि कुत्ते ने किसी गाय को काट लिया हो, हम जैसे गाय का दूध मंगाते हैं घर में या भैंस का दूध मंगाते हैं, कुत्ते ने गाय को या भैंस को काट लिया, तो इस केस में क्या गाय का दूध भी इन्फेक्टेड हो जाएगा? हमें वो दूध बंद कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए सर, एक बार बताएं इसको। जी जी, तो गाय को काटने के बाद तो हमें जो पशु चिकित्सक हैं उनसे राय लेनी होगी, लेकिन एक जो जनसाधारण को जाननी चाहिए कि उसके घाव को भी धोएं, जिस तरह से साबुन से अपने घाव को धोते हैं उसके घाव को भी साबुन से धोएं, ग्लव्स लगा लें, जानवरों के इलाज करते समय ग्लव्स जरूर लगा लें, हाथों में ग्लव्स लगा करके बहते हुए पानी से उसको धोएं। गाय को अगर काट लिया है तो गाय को भी टीका लगाएं और गाय का दूध सावधानी से दूहें, दूध कर लें, लेकिन उबाल कर उस दूध को हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि उबाले हुए दूध में जो इसके जो विषाणु होते हैं, जिसको हम लोग वायरस कहते हैं, रेबीज के जो वायरस होते हैं वो मर जाते हैं। इसीलिए उसको लेने में कभी कभी ये भ्रांति हो जाती है कि दूध को लोग लेना छोड़ देते हैं, या जो लोग दूध ले चुके हैं अगर जानवर का इलाज सही नहीं हुआ और जानवर मर गया रेबीज से, तो फिर दूध को फेंक देते हैं, या दूध खाने वाले जो अगर दूध गलती से किसी ने खा लिया तो वो फिर हम लोगों के पास, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं कि हमें भी टीका चाहिए। अगर आपने कच्चा दूध पिया है तो फिर आपको टीके की जरूरत हो सकती है, लेकिन अगर आपने कच्चा दूध नहीं लिया, जो अधिकांशतः अपने यहाँ नहीं चलता है, अपने यहाँ हम लोग उबाल के दूध पीते हैं, ऐसे परिस्थिति में मैडम कोई सुई की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। जिन लोगों ने दूध लिया है उन्हें कोई खतरा नहीं है। और अगर किसी नवजात शिशु की माँ को काट लिया हो, स्तनपान कराती हो, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हो, वो मदर लैक्टेटिंग हो और उसको किसी जानवर ने काट लिया, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में तो मैडम ऐसा है कि जब तक जो पीड़िता है उनको रेबीज नहीं हो जाता तब तक तो उनके दूध से, माँ के दूध से तो वायरस निकलेगा नहीं, इसीलिए कोई खतरा नहीं है। माँ को, बच्चे को दूध पिलाते रहना है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन माँ का समुचित इलाज काटने के बाद होना आवश्यक है। तो माँ को घाव को धोएं और माँ को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं
मेडिकल कॉलेज ले जाए या जिला अस्पताल, जहाँ भी सुविधा ये उपलब्ध हो वहाँ ले जाए और माँ का पूर्णतः इलाज कराएं, यही बात है। अच्छा, और सर किसी जानवर के काटने के कितने दिन बाद लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, या क्या क्या इसके प्राथमिक लक्षण हैं, प्राइमरी इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स जो हम कहते हैं वो क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि हाँ किसी इंसान को परेशानी हो रही है? ऐसा है मैडम कि ये बीमारी चूंकि जानवरों का है, तो आदमी में बीमारी को कहते हैं कि आदमी के बाद फिर आदमी को अक्सर नहीं फैलता है। तो इसमें कहा जाता है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जो कुत्ते के काटने, जानवरों के काटने के बाद बीमारी का लक्षण उभरने में कुछ ज्यादा समय लगता है। मतलब अक्सर ये 6 सप्ताह से 6 महीने, वर्ष, 1 वर्ष या लंबा समय भी लग सकता है, कुछ वर्षें भी लग सकती हैं। लेकिन जो देखा गया है कि हमारे प्रयोगशालाओं में जो इसका मिनिमम कम से कम जो इनका जो पीरियड है इन्फेक्शन के बाद बीमारी उभरने का, वो 4 दिन है। लेकिन अधिकांशतः 6 महीने या 6 सप्ताह से पहले ये बीमारी नहीं होती है। तो बीमारी होने के बाद ये बीमारी का नाम, हम लोग बीमारी को उसके लक्षण के नाम से भी जानते हैं, और उसको कहते हैं जलातंक। अंग्रेजी में उसको लोग ज्यादा समझते हैं, हिंदी में जलातंक कहते हैं, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। जल आतंक, जल से डर लगना, पानी से डर लगना, और इसको अंग्रेजी में हाइड्रोफोबिया कहते हैं। यही एकमात्र बीमारी है जिसमें कि पानी को देखते ही जो बीमार है, जिसको रेबीज हो चुका है, जो आदमी, वो पानी देखते ही वो उसको डर लगने लगता है, वो पानी का एक बूंद नहीं पी सकता है। और सबसे आसान तरीका है उसको पहचानने का कि उस आदमी के शरीर पर आप पानी छींट दें तो आपको वो बिल्कुल चौंक जाएगा और वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, एकदम इस तरह से वो कांपने लगेगा और बिल्कुल उसकी एक्टिविटीज, उसका जो एड्रेनलिन सिक्रीशंस काफी बढ़ जाएगा और वो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको मैडम है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा और वो बेचैनी में चला जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है उसको पहचानने का, बीमारी को। और फिर अगर उसको उस जो पीड़ित है उस पर हवाओं का झोंक दिया जाए तो उसको कहते हैं एरोफोबिया, उससे भी वो डर लगता है और वो चौंक सा जाता है, बिल्कुल चौंकता है। तो अब कभी आप अगर आप चाहें तो मैं आपको जो हमारे यहाँ जो मरीज आए हैं उनके वीडियोस भी हैं, वो भी मैं जनसाधारण को दिखा सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस बीमारी में क्या क्या लक्षण होता है ये पहचान में। अगर लोग एक बार अगर देख लेते हैं, हमारे जो अस्पताल में जो रेबीज क्लिनिक है उसमें अगर वो वीडियो किसी ने देख लिया तो उस गांव में कोई भी आदमी अगर जानवर काटता है तो आकर जरूर टीका लगाता है। लेकिन अज्ञानवश अगर वो नहीं समझता है कि इससे क्या होता है, नहीं होता है, तब वो झाड़ फूक में जाता है या झाड़ फूक में भी नहीं जाता है, वो आराम से घर पर रहता है जब तक कि उसको बीमारी नहीं हो जाती। सर बहुत अच्छी बातें बताई आज आपने, बहुत मुझे लगता है लोगों को इसको जानने की ज़रूरत है। लास्ट में मैं बस आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि लोग किस तरह से क्या करें, जागरूक हों? आपकी तरफ से कोई एक संदेश सर लास्ट में। मेरी तरफ से जनसाधारण को एक ही संदेश है, एकमात्र संदेश है कि कभी भी किसी भी जंगली जानवर, पालतू जानवर, कोई भी जानवर के काटने पर उसे नजरअंदाज नहीं करें, उसे मामूली नहीं समझे। ये खरोच है, लार लगा है, क्योंकि वह प्राणघाती हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। और विलंब आप सरकारी अस्पताल जहां वो मुफ्त मिलती है चिकित्सा, या अगर आप सक्षम है तो प्राइवेट, कहीं भी जाएं और आप चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात, उससे पहले जो प्राथमिक उपचार की बात मैंने कहा है, फर्स्ट एड की बात मैंने कहा है, उसमें कोई खर्च नहीं है। बहते हुए पानी से 10 मिनट तक धोएं, साबुन लगाएं, घाव पर कोई पट्टी मत बांधें, घाव को खुला छोड़ दें,
चाहे वो जबरदस्त से जबरदस्त घाव क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है मैडम कि जानवर इतना ज्यादा काटते हैं कि खून से लहूलुहान हो जाता है, लगता है कि पट्टी बांधना आवश्यक है। और ऐसे समय में कभी कभी हमारे चिकित्सक भी गलती करते हैं कि उनको पट्टी बांध देते हैं। पट्टी बांधने की आवश्यकता नहीं है, घाव को खुला छोड़ दें, घाव पर किसी तरह का स्टिच न लगाएं, और अविलंब उसके लिए जो चिकित्सा है, जो इलाज है, उसके लिए वो समुचित इलाज के लिए उसे चिकित्सक जिनके पास ये सुविधा है उसके पास भेज दें, रेफर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि इस बारे में ज़रूर जागरूक होएं। जैसा कि सर ने बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये बीमारी होने के बाद जानलेवा है और ये घातक है। इसलिए इस बीमारी के होने से पहले ही, जैसे सर बता रहे हैं, इसके प्रॉपर प्रिकॉशन लें, इसके दवा करवाएं, वैक्सीन लें और अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके।